हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके साथ इकोनॉमिक का सैम्पल पेपर सॉल्यूशन क्लास 12। जैसा कि मैंने अकाउंट्स का स्टार्ट किया था, आप लोगों से कहा था कि मैं क्वेश्चंस कराता जाऊंगा। आप लोग वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन खुद सॉल्व करें, फिर आंसर को चेक करें। तो देखो, पहला क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ नेशनल इनकम इज रिलेटेड टू। आपको मालूम है कि हमारी जो इकोनॉमिक्स है, जनरल इकोनॉमिक्स, वो दो पार्ट में बटी हुई है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स वो इकोनॉमिक्स होती है, वो इकोनॉमिक्स की ब्रांच होती है जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को एट द लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल सॉल्व करती है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स एज अ होल सॉल्व करती है। तो नेशनल इनकम मैक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट बजट, ये सब नेशनल इनकम का हिस्सा है। तो इसका आंसर होगा सेकंड। नेक्स्ट है स्टेट द डेफिनेशन ऑफ एन इंटरमीडिएट गुड। आपको इंटरमीडिएट गुड की डेफिनेशन बताने में आपको बता दूं कि इंटरमीडिएट गुड्स हमारे वो गुड्स होते हैं जो अभी प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस करे नहीं है, रेडी टू यूज़ है नहीं, उनको रीसेल करने के पर्पज से खरीदा है या सेल करने के पर्पज से खरीदा है। तो पहला है एन इंटरमीडिएट गुड्स रेफर टू दैट गुड विच इज परचेज ड्यूरिंग द ईयर बाय ए फर्म फॉर पर्सनल यूज़। नहीं, ऐसा नहीं होता। उसके बाद है सेकंड, एन इंटरमीडिएट गुड्स रेफर टू दैट गुड विच इज परचेज ड्यूरिंग द ईयर बाय अ फर्म टू डेकोरेट द शॉप। नहीं, एन इंटरमीडिएट गुड्स रेफर टू दैट गुड विच इज परचेज ड्यूरिंग द ईयर बाय अ फर्म फ्रॉम अनदर फॉर द पर्पस ऑफ फर्दर प्रोडक्शन और रीसेल। ये हमारे इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं, यानी इसका आंसर होगा थर्ड। डैश इज अ कैपिटल रिसीप्ट ऑफ द गवर्नमेंट। देखो, हमारी कैपिटल रिसीप्ट कौन सी होती है? जिसके आने से सरकार के ऊपर लायबिलिटी चढ़ जाएगी और एसेट्स डिक्रीज हो जाएगी। तो डेप्रिसिएशन ऐसा नहीं है, टैक्स सरकार का रेवेन्यू रिसीप्ट है, फीस सरकार की रेवेन्यू रिसीप्ट है, डिसइन्वेस्टमेंट सरकार के लिए कैपिटल रिसीप्ट है, यानी कि इसका आंसर होगा डिसइन्वेस्टमेंट। इनमें से कौन सा मनी सप्लाई कंसीडर्ड किया जाता है एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स ऑफ द कंट्री? देखो, हमारे चार होते हैं, M1, M2, M3, M4। तो इस केस में इसको M3 के लिए कहा जाता है। डैश विच आ कॉमर्शियल बैंक होल्ड इन अदर कॉमर्शियल बैंक आर नॉट रिगार्डेड एज अ पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। ये इनमें से कॉमर्शियल बैंक होल्ड करता है अदर कॉमर्शियल बैंक का। देखो, गोल्ड नहीं करता, आरबीआई का हिस्सा है, डिमांड डिपॉजिट डिमांड पे ही होती है, कैश रिजर्व नहीं करता, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? इंटर बैंक डिपॉजिट। उसके बाद आपसे कह रहा है अ कंपनी लोकेटेड इन इंडिया, जो एक कंपनी है जो कि इंडिया में है, उसे लोन रिसीव हुआ है उस कंपनी से जो बाहर है। इस ट्रांजैक्शन को बैलेंस ऑफ पेमेंट में कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा? बेटा, इस ट्रांजैक्शन को बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा, कैपिटल अकाउंट के, यानी कि थर्ड। अदर थिंग रिमेन अनचेंज, कोई भी चीज चेंज नहीं हुई है। व्हेन इन अ कंट्री द प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी राइजेस, नेशनल इनकम क्या होगा? भाई, फॉरेन करेंसी की प्राइस बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है हमारी कंट्री की क्या हो रही है? डेप्रिसिएशन हो रही है, यानी कि लाइकली टू फॉल। तो ये हमारे 6 क्वेश्चन हो गए। अब हम करेंगे एक प्यारी सी केस स्टडी आपके सामने है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं बच्चों, एक सीरीज़ ला रहा हूं मैं, जो सीरीज़ 1 तारीख से 1 जनवरी से, वो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है, वेदर यू आर इन क्लास 11th और वेदर यू आर इन क्लास 12th। क्योंकि उसमें मैं इस तरीके से समझाने वाला हूँ ना कि कभी भी कहीं नहीं मिला होगा। फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो होंगी वहाँ पर, लेकिन उसकी मेंबरशिप भी रखी है। मेंबरशिप में क्या है सर? डाउट वगैरह, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह, टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह, लाइव क्लासेस वगैरह, वो मेंबरशिप वाले बच्चों की अलग से, जिसमें उसका चार्ज सिर्फ 1 टाइम रखा है, 500 रुपीज़ फॉर ऑल 3 सब्जेक्ट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब आपके सामने केस स्टडी है। रीड द फॉलोइंग न्यूज़ एंड रिपोर्ट एंड आंसर कोटेशन 7 to 10 ऑन द बेसिस ऑफ द सेम। भाई, ड्यू टू कोविड-19 सिचुएशन देयर हैज़ बीन अ फॉल इन द सेविंग ऑफ द पीपल। कोविड-19 की सिचुएशन की वजह से जो हमारी सेविंग है लोगों की, वो कम हुई, और वो स्पेंड कर रहे थे अपनी सेविंग में से ही। भाई, कुछ कमा नहीं रहे होंगे तो सेविंग में से स्पेंड कर रहे थे। इसकी वजह से दिस आर लेट दैट अ कंजप्शन टू बी डन बाय द डायरेक्शन ऑफ सेविंग, यानी जो कंजप्शन किया जा रहा था वो सेविंग में से किया जा रहा था। ये कौन सा कंडीशन कहलाती है यहाँ पे? ऑटोनोमस कंजप्शन, जहाँ पे C बार होता है। इन ऑर्डर टू कंट्रोल द सिचुएशन द गवर्नमेंट has announced various packages to revive the economy and providing employment through road and railway building project। इन सभी को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट ने अपने काफ़ी सारे पैकेज अनाउंस करे
और उन्होंने रोड बिल्डिंग वगैरह बनाना स्टार्ट करी। स्टिल द डिजायर सेविंग और एक्स एंटे सेविंग दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द फंक्शन ऑफ द इकोनॉमी एज इट डू। अगेन वो एक्स एंटे का मतलब क्या होता है? एक्स एंटे सेविंग वो है सेविंग होती हैं जो हम प्री प्लान्ड होती हैं, सोच रहे होते हैं, डिजायर होती है। तो इट इज सीन दैट द प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड एक्स एंड सेविंग सब चीज कम हो गई। बाबा बताओ भाई डिजायर सेविंग क्या होती है? अभी मैंने आपको बताया जब भी हम इकोनॉमिक्स में कोई चीज़ सोची जा रही होती है, डिज़ायर होती है, तो उसके नाम के आगे एक्स एंट लगा होता है। यहाँ बात हो रही सेविंग की, यानी कि यहाँ इसका आंसर होगा एक्स एंड सेविंग। और अगर वो एक्चुअल हो जाएगी तो उसे हम कहेंगे एक्स पोस्ट। नेक्स्ट है द फॉल इन द सेविंग ड्यू टू। जो सेविंग है उसमें फॉल क्यों आया? क्यों आया सर? क्योंकि लोग कंजप्शन जो कर रहे हैं वो सेविंग में से ही कर रहे हैं, यूजिंग सेविंग फॉर कंजप्शन। नेक्स्ट है What other option does the RBI have to increase the saving and consumption in the economy? RBI के पास और कौन सा ऑप्शन है जिसकी वजह से वो अपनी सेविंग को बढ़ा सकती हैं, कंजप्शन को? इसका आंसर होगा इंक्रीज इन रेपो रेट। अब आपसे कहा है कि भाई मैच द फॉलोइंग बाय चूजिंग द करेक्ट सेट फ्रॉम कॉलम ए एंड कॉलम बी। प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि पर्सनल चीज़ हम कितनी खर्च कर सकते हैं, यानी कि लेवल ऑफ पर्सनल डिस्पोज इनकम, यानी कि ए का थर्ड। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि हम मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट में कितना डिपेंड कर रहे हैं। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि भाई रोड्स वगैरह मान सकते हो। और एग्रीगेट डिमांड, यानी कि इस साल हम कितना खर्च करने की सोच रहे हैं, यानी कि ये आपका ए का अपना था थर्ड, यानी कि ए का थर्ड, यानी ये होगा चूज द करेक्ट वाला, फर्स्ट वाला। उसके बाद आपको दे रखा है इफ़ द रियल जीडीपी इज़ 400 एंड नॉमिनल जीडीपी इज़ 450 कैलकुलेट द प्राइस इंडेक्स। तो चलो ये न्यूमेरिकल है, मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। तो देखो इसको हम करते हैं। यहाँ आपको रियल जीडीपी दे रखा है, नॉमिनल जीडीपी दे रखा है। फॉर्मूला होता है रियल जीडीपी का, रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100। तो रियल जीडीपी है हमारा 400, नॉमिनल जीडीपी है 450 इंटू PI इंटू 100। तो अब आप ऐसा भी कर सकते हैं भाई 400 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 450 इंटू 100 अपॉन PI। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके PI 450 इंटू 100 अपॉन 400। तो 2 0 से 2 0, ये आपका 112.50 आ जाएगा आंसर। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं कि डिस्टिंग्विश बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। ये आपको मालूम ही है फाइनल गुड्स हमारे वो गुड्स होते हैं जो प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुके हैं और यूज़ करने के लिए रेडी हैं। और अभी कुछ देर पहले मैंने आपको इंटरमीडिएट गुड्स बताया था। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो यूज़ करने के लिए रेडी नहीं है, प्रोडक्शन की बाउंड्री से बाहर अभी नहीं आए। उसके बाद आना है कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट। कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट का मतलब होता है कि इसमें हमारी विजिबल ट्रेड आती है और इनविजिबल ट्रेड आती है। एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स जिसे आप देख सकते हो, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज जिसे आप देख नहीं सकते। अगर इससे हमारी कंट्री का इनफ्लो हो रहा है तो वो हमारे करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाती हैं, और अगर आउटफ्लो हो रहा है तो वो डेबिट साइड में जाती है। देन आपको बताना है रिवेन्यू रिसीप्ट एंड कैपिटल रिसीप्ट क्या होती है। वो सारी रिसीप्ट जिससे ना ही सरकार की कोई लायबिलिटी बनेगी और ना ही कोई एसेट्स कम होगी, वो रेवेन्यू रिसीप्ट होती है। और इसका जस्ट उल्टा, वो रिसीप्ट जिससे सरकार की लायबिलिटी बनेगी और एसेट्स कम होगी, वो हमारी कैपिटल रिसीप्ट। अब डेफिशिएट लग गया, किसी भी नाम के एंड में डेफिशिएट लग गया, यानी कि एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, रेवेन्यू कम है। तो यहाँ पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा है रेवेन्यू रिसीप्ट से, और फिजिकल डेफिशिएट का मतलब होता है टोटल, यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा है टोटल रिसीप्ट से। 14th क्वेश्चन में आपको बताना है कि एक्सप्लेन हाउ द इकोनॉमी अचीव इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम यूजिंग कंजप्शन। इसमें आपको कुछ नहीं करना, AD इक्वल टू Y ले लेंगे और फिर हम कंडीशन बताते हैं कि AD ग्रेटर देन Y होगा तब क्या होगा, AD लेस देन Y होगा तब क्या होगा।
एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई क्या होती है? मार्केट में इतने ही पेपर्स, कॉइन है, करेंसी है, ये सब मनी सप्लाई के अंदर आती हैं। अब इसमें आपको बताना है M1 में क्या आता है, M2 में क्या आता है, M3 में क्या आता है। बस आपको ये याद रखना है कि मनी सप्लाई में बैंक नहीं आती और गवर्नमेंट नहीं आती, क्योंकि यही सप्लायर होते हैं। चॉइस में आपको गवर्नमेंट बैंकर फंक्शन दे रखा है। भाई गवर्नमेंट बैंकर फंक्शन का मतलब क्या होता है कि जब सरकार को पैसे की ज़रूरत पड़ती है, जब सरकार को मनी की नीड पड़ती है, तो वो किससे लेती है? RBI की मदद लेती है। उसके बाद गवर्नमेंट बजट आपको मालूम है कि हमारे हर फरवरी की लास्ट तारीख को गवर्नमेंट बजट पास होता है, जिसमें हम जो हमारी रिसीप्ट होती है और एक्सपेंडिचर होता है उसको देख के गवर्नमेंट बजट पास करते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव अच्छे से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब 17 के आपको यहाँ पर 2-3 चीज़ दे रखी हैं। एक है सपोज इन एन इमेजिनरी इकोनॉमी GDP MP इन ए पर्टिकुलर फिस्कल ईयर है 4000 करोड़। नेशनल इनकम भी दे रखी है, नेट फैक्टर इनकम भी दे रखी है, पेड टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, नेट इंडायरेक्ट टैक्स भी दे रखे हैं। आपको बताना है एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल का मतलब होता है डेप्रीशिएशन निकालना है। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे। तो देखो आपको इस क्वेश्चन में आपको नेशनल इनकम दे रखी है। हम लोग नेशनल इनकम क्यों निकालते थे? नेशनल इनकम निकालने के लिए निकालते थे सर, यहाँ दे रखी है। और NNPFC को कहते हैं नेशनल इनकम। तो NNPFC का फॉर्मूला क्या होता है? GDP MP माइनस डेप्रीशिएशन। अब NFIA प्लस होता है क्योंकि नेट फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड है, वो भी माइनस होगा, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस होगा। अब आपको दे क्या रखा है? नेशनल इनकम दे रखी है आपको 2500, GDP MP आपको दे रखी है 4000, डेप आपको निकालना है, NFIA आपको दे रखी है 400, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स आपको दे रखा है 450। तो देखो ये 2500 है, ये माइनस का है, ये माइनस का है, 850 इधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। तो ये 4000 माइनस डेप, इधर आपके 2500 प्लस 850 प्लस के इक्वल टू 4000 माइनस डेप। अब ये आपका 500, ये 3350 आ जाएगा इक्वल टू 4000। तो ये डेप इधर जाएगा और ये इधर आएगा, तो डेप इज इक्वल टू 4000 माइनस 3350, यानी कि 650 हमारा क्या आ जाएगा? डेप्रीशिएशन। आगे देखिए आपको दे रहा है कि ब्रेड मेड इन द फैक्ट्री एंड सोल्ड टू द रेस्टोरेंट टू बी मेड अ सैंडविच विल बी ट्रीटेड एज। भाई ये इंटरमीडिएट गुड्स है, क्योंकि ब्रेड है वो क्यों भेजा जा रहा है रेस्टोरेंट में? वो सैंडविच बनेगा, उसकी वैल्यू बढ़ेगी रीसेल करने के लिए, तो इसे हम इंटरमीडिएट गुड्स कहेंगे। चॉइस में दे रखा है कि कोई भी 2 प्रिकॉशन बताइए जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हो वैल्यू एडेड मेथड से। देखो बेटा, जब भी हम वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे तो उस वक्त आपको एक बात ध्यान रखनी है कि सेल में ना ही आपको सेकेंड हैंड गुड्स लेने हैं, ना ही परचेज में सेकेंड हैंड गुड्स लेने हैं, और इंटरमीडिएट कंजप्शन में इंटरमीडिएट गुड्स को काउंट नहीं करा जाएगा, है ना। बाकी फिर तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है, इजीली आप कर ही लोगे। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ पार्ट A करेंगे, पूरी आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगले पार्ट में हम करेंगे आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया है, जो सीरीज़ जो ला रहा हूँ, लॉन्च कर रहा हूँ 1 तारीख से, प्लीज़ सपोर्ट करना यार। बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ उसके नोट्स के ऊपर, उनके वर्क के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम कर रहा हूँ सिर्फ आपके लिए। तो बस मेहनत रंगा देना यार। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।